गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 8 का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ काउंटर क्लेम। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सेट ऑफ, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काउंटर क्लेम, जिसके प्रोविज़न दे रखे हैं रूल 6A से लेके रूल 6G तक। 1976 से पहले काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग सीपीसी के अंडर कोई प्रोविज़न नहीं था। मतलब कि अगर डिफेंडेंट का कोई कोज ऑफ एक्शन होता था प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक दूसरा केस फाइल करना पड़ता था। वो सेम केस में काउंटर क्लेम नहीं कर सकता था। तो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए 1976 में ऑर्डर 8 में अमेंड किया गया और रूल 6A से लेके 6G तक प्रोविज़न इंसर्ट किए गए, जो कि डील करते हैं रिगार्डिंग काउंटर क्लेम। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि काउंटर क्लेम क्या होता है। ए है जो कि प्लेंटिफ है, उसने प्लेंट के थ्रू अपना कॉज ऑफ एक्शन प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर अगेंस्ट डिफेंडेंट, ठीक है। अब डिफेंडेंट का भी कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। यहाँ पे समझना, सेट ऑफ क्या था? सेट ऑफ सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के लिए था, ठीक है। यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन की बात आ रही है, मतलब प्लेंटिफ का किसी और मैटर को लेके कॉज ऑफ एक्शन है, डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के अगेंस्ट में किसी और मैटर को लेके कॉज ऑफ एक्शन है, जो कि सेम ट्रांजैक्शन का नहीं है। जो कॉज ऑफ एक्शन है एक दूसरे से किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल है कि प्लेंटिफ ने उसके बी के अगेंस्ट में कॉज ऑफ एक्शन लेके आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एंड ही हैज़ नॉट परफॉर्म दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और डिफेंडेंट कोई केस है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में विच इज़ अदर देन दैट कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके नहीं है, कुछ भी उनकी स्टार्टिंग में कुछ भी, जैसे मनी को लेके, सॉरी लैंड के परचेज और सेल को लेके हुआ होगा, किसी लीज को लेके है, किसी रेंट को लेके है, किसी और चीज़ को लेके है, पर जो प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन है उसको लेके नहीं है। मतलब सेम ट्रांजैक्शन के कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, दोनों के अलग अलग मैटर पे वाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में केस लेके आया, तो डिफेंडेंट ने कहा कि मेरा भी एक कोई कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, तो इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रॉस सूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या था 1976 से पहले कि प्लेंटिफ लेके आ गया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोई केस, ठीक है, और डिफेंडेंट का भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कोई केस होता था, तो उसको पहले अलग अपना खुद का अलग केस फाइल करना पड़ता था, डिफरेंट केस फाइल करना पड़ता था। बट अब जो ये काउंटर क्लेम का कंसेप्ट है, ये ऐसा कह रहा है कि भाई अगर डिफेंडेंट का भी कोई प्लेंटिफ से रिलेटेड कोई केस है, कोई भी केस होगा किसी भी, पर जो प्लेंटिफ ने जो फाइल किया उस केस से अलग केस है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, सेम ट्रांजैक्शन से नहीं है, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में केस दायर कर सकता है थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है वो कम होगी, कोर्ट का टाइम कम वेस्ट होगा, और आसान होगा कि एक ही मैटर में एक साथ कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सके। तो इससे काफ़ी चीज़ें फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ायदा होगा। सो लेट्स डिस्कस द प्रोविज़न रिगार्डिंग द काउंटर क्लेम अंडर सीपीसी। सीपीसी में काउंटर क्लेम को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, पर हम जो ऑर्डर 8 का जो रूल 6A है उसके प्रोविज़न से पता लगाते हैं कि काउंटर क्लेम का क्या मतलब होता है। जो ऑर्डर 8 का 6A है वो ये कहता है कि डिफेंडेंट अपनी जो उसका जो प्लीडिंग का राइट है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है, उसके अंदर सेट ऑफ के साथ साथ, सेट ऑफ तो वो कर सकता है, सेट ऑफ अगर कोई अमाउंट उसको लेना है प्लेंटिफ से, तो सेट ऑफ के क्लेम के साथ साथ काउंटर क्लेम भी क्लेम कर सकता है। अगर कोई उसका और सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू काउंटर क्लेम के माध्यम से क्लेम कर सकता है, ठीक है। पर वो कब कब कर सकता है, कब तक कर सकता है? पहली सिचुएशन तो कि कोई कॉज ऑफ एक्शन था जो कि प्लेंटिफ के जो सूट किया था उससे पहले अराइज हुआ हो, या फिर
प्लेंटिफ के सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद अराइज हुआ हो, ठीक है, या फिर जो उसने डिफेंस लिखा काउंटर क्लेम में जो डिफेंस लिख रहा था उस डिफेंस से पहले अराइज हुआ हो, ठीक है, या फिर जो डिफेंस फाइल करने का जो टाइम पीरियड था, जो डिफेंस जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का जो टाइम पीरियड था कोर्ट के अंदर, उससे जो टाइम पीरियड से जैसे 30 दिन होते हैं तो उस 30 दिन से पहले अराइज हुआ हो, ठीक है। तो इन सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन में डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। पर जो वो काउंटर क्लेम कर रहा है उसमें कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन को एग्जिट नहीं करना चाहिए, वो कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के अंदर अंदर आना चाहिए। काउंटर क्लेम को नेक्स्ट प्रोविज़न ये कहता है 6A का कि काउंटर क्लेम को सेम वो स्टेटस दिया जाएगा जैसे क्रॉस सूट का स्टेटस दिया जाएगा, ताकि उससे आसान हो कोर्ट के लिए फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करने में कि कौन से जो ओरिजिनल क्लेम था प्लांटिफ का उस पे प्लस काउंटर क्लेम पे, तो उसको कौन क्या स्टेटस दिया जाएगा काउंटर क्लेम को, कोर्ट क्रॉस सूट का ओरिजिनल क्लेम जो प्लांटिफ ने फाइल किया, क्रॉस सूट जो डिफेंडेंट ने फाइल किया, इससे जज को आसानी होगी फाइनल जजमेंट देने के लिए। प्लेंटिफ जो काउंटर क्लेम किया है डिफेंडेंट ने उसका रिप्लाई करेगा थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जो कोर्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है। जो काउंटर क्लेम है उसको हम क्या मानेंगे, उसको प्लेंट माना जाएगा और सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि ऑर्डर 7 में प्लेंट के लिए अप्लाई होते हैं। जो रूल 6B है ऑर्डर 8 का, वो कहता है काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, मतलब कि जो डिफेंडेंट है वो जो काउंटर क्लेम कर रहा है उसके पास कोई ग्राउंड है कि इसके पास राइट है काउंटर क्लेम को क्लेम करने के लिए, तो वो ग्राउंड उसको स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ेगा कि वो इस आधार पे इस अधिकार पे उसके पास राइट है कि वो काउंटर क्लेम कर सकता है, तो वो उसको स्पेसिफिकली वो ग्राउंड उसको स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल 6C दैट इज़ एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, मतलब कि यहाँ पे प्लेंटिफ को लगता है कि काउंटर जो डिफेंडेंट ने जो काउंटर क्लेम किया है उसको उसकी प्रोसीडिंग्स में ना सुन के एक अलग सूट लाया जाए, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर जो डिफेंडेंट का जो क्लेम है काउंटर क्लेम का उसका अलग सूट लेके आया जाए, तो कोर्ट प्लेंटिफ की एप्लीकेशन को सुनने के बाद इसके रिगार्डिंग डिसीजन पास करेगा। पर ऐसी एप्लीकेशन प्लेंटिफ को जो इशू सेटल्ड हो रहे हैं काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन रिलेशन टू काउंटर क्लेम, उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई जो इसने क्लेम काउंटर क्लेम के थ्रू जो डिफेंस किया है इसको अलग से सुना जाए, मेरे केस के साथ इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए। अब नेक्स्ट है कि जो प्लेंटिफ है जो रूल 6E है वो ये कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ है वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम को रिप्लाई करने के लिए, तो इसमें क्या करेगा कोर्ट क्या करेगा, प्लेंटिफ के अगेंस्ट जजमेंट दे देगा रिगार्डिंग द जो काउंटर क्लेम के जो रिगार्डिंग रिलेशन में है उसमें प्लेंटिफ के अगेंस्ट में डिसीजन जजमेंट दे देगा अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है काउंटर क्लेम का आंसर देने में, और ऐसा कोई ऑर्डर पास कर देगा जो कोर्ट को सही लगता है इन रिगार्डिंग काउंटर क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ। अगर जो रूल 6D है वो कह रहा है कि अगर किसी कारण से प्लेंटिफ का जो सूट था जो केस था वो किसी कारण से डिसमिस हो गया या स्टे हो गया है या डिसकंटिन्यूड हो गया है, तो इन सब रीज़न से जो डिफेंडेंट का जो काउंटर क्लेम था उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट रूल है 6F वो ये कहता है कि कोई काउंटर क्लेम था या कोई सेट ऑफ का डिफेंस था उसके वो सेट हो गया है, मतलब डिफेंडेंट का डिफेंस था जो सेट हो गया है, कोर्ट ने मान लिया है कि भाई डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम है प्लेंटिफ के अगेंस्ट है, उसको कुछ अमाउंट सेट ऑफ करवाना है, तो जो बाकी का अमाउंट बचता है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम करवाने के बाद, तो कोर्ट के पास पावर है कि उस अमाउंट को दूसरी जो पार्टी एंटाइटल्ड है उसको बोले कि बचा हुआ अमाउंट तुम दो। एग्जाम्पल देखते हैं,
ए है, उसने जो कि प्लेंटिफ है, उसने बोला कि भाई बी को मुझे 20,000 रुपये देने हैं। बी ने सेट ऑफ कर दिया कि भाई मुझे ए से 25,000 लेने हैं। ये क्लेम सेट ऑफ हो गया, मतलब डिफेंस सेटल्ड हो गया कोर्ट में। कोर्ट ने मान लिया कि भाई हाँ इसको 25,000 रुपये देने हैं ए को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए एंटाइटल्ड है जो बाकी के 5,000 रुपये बचे हैं बी को देने के लिए। तो कोर्ट उसको बोलेगा कि बचा हुआ अमाउंट तुम बी को रिटर्न करो। जो रूल्स हैं, नेक्स्ट जो रूल है वो 6G, वो ये कहता है कि जो रूल जो डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट में अप्लाई होते हैं वो ही सेम रूल्स रिटर्न स्टेटमेंट के जब प्लेंटिफ काउंटर क्लेम का आंसर देगा उसमें सेम वो ही रूल अप्लाई करेंगे। मतलब कि जो रिटर्न स्टेटमेंट के जो हमने प्रोविज़न्स पढ़े हैं वो सेम जो कि डिफेंडेंट पे अप्लाई होते हैं जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, सेम वो ही रूल्स अप्लाई होंगे रिटर्न स्टेटमेंट के किस पे, प्लेंटिफ पे, जब वो आंसर करेगा काउंटर क्लेम को। ठीक है। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस होता है। सेट ऑफ क्या है, एक स्टैट्यूटरी डिफेंस है किसके पास, डिफेंडेंट के पास। वहीं काउंटर क्लेम क्या है, काउंटर क्लेम एक क्रॉस सूट है। सेट ऑफ क्या होता है, ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, करेक्टर पार्टीज का सेम होना चाहिए। ऐसा काउंटर क्लेम में ज़रूरी नहीं है। काउंटर क्लेम में क्या होना चाहिए कि उसका कोई भी सेम ट्रांजैक्शन में ना हो, कोई अलग कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। जो सेट ऑफ होता है वो असर्टेन्ड सम ऑफ मनी के लिए होता है, फिक्स्ड अमाउंट के लिए होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है काउंटर क्लेम के अंदर। सॉरी। नेक्स्ट है जो सेट ऑफ में जो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट जो अमाउंट, वो किस दिन रिकवरेबल होना चाहिए, ऑन डेट ऑफ फाइलिंग द सूट। जिस दिन सूट फाइल किया गया उस डेट पे, उस डेट से पहले ऐसा कुछ अमाउंट था जो कि डिफेंडेंट को रिकवर करना था। बट काउंटर क्लेम के लिए जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है तब कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, तब कोई ऐसा कोई अमाउंट अराइज हुआ हो, कुछ भी हो, तो जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो जिस दिन वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा था उस दिन भी वो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन डेट फाइल सूट की डेट थी उस दिन नहीं होता। सेट ऑफ में क्या होता है, जो अमाउंट रिकवरेबल है वो किस दिन होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ द सूट। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ था कि उससे सूट फाइल करने से पहले पहले हुआ था, पर कोई कॉज ऑफ एक्शन कब होना चाहिए, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है उससे पहले, जब वो डिफेंस फाइल कर रहा है उस टाइम तक भी हो तो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।